पहले चैप्टर का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में मैं आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताने लगी हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझाने से पहले मैं आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताने लगी। भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। 6 नंबर ले लो, 2 गुना 3, 6 गुना 1, मतलब इसके गुणनखंड बन गए 1, 2, 3 और 6। 2 से ज्यादा गुणनखंड बन गए तो ये आपकी भाज्य संख्या है। तो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हो वो आपके भाज्य संख्याएं हैं। 4 देख लो, 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 गुना 1, 2 गुना 2। इसके कौन से गुणनखंड बने? 1, 2 और 4। इसका मतलब इसके भी 2 से ज्यादा बन गए, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या है। और कोई नंबर देख लो, 15 देख लो, 15 गुना 1, 3 गुना 5, तो इसके बने 1, 3, 5 और 15। 2 से ज्यादा बनने चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड बन गए तो ये एक आपकी भाज्य संख्या हो गई। अब मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताने लगी। अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनते हैं, एक तो वही नंबर और एक नंबर 1, 2 ही गुणनखंड बनेंगे, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 नंबर ले लो, 2 गुना 1। अब इसके और गुणनखंड नहीं बनते, इसका बनेगा एक तो 1 बनेगा, दूसरा 2, एक तो वही नंबर बनेगा और दूसरा नंबर 1 बनेगा। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। अगला नंबर देखो, 3, 3 गुना 1, तो इसके 2 ही गुणनखंड बने, एक तो वही नंबर और एक नंबर 1, तो इसके भी 2 ही गुणनखंड बने। 5 को भी आप 5 गुना 1 ही लिख सकते हो। 7 को तुम 7 गुना 1 ही लिख सकते हो, इसके भी 2 गुणनखंड है, 1 और 5, 1 और 7। तो जिनके 2 ही गुणनखंड बनेंगे वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह से ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके 2 ही गुणनखंड बनते हैं, और जिनके 2 से ज्यादा बने वो आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 1 नंबर के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। 1 ना तो भाज्य है ना ये अभाज्य है। तो 1 नंबर, बच्चों को बहुत गलती लगती है इस नंबर की। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है ना। मैं अगले पेज पे आपको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताने लगी हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये आपकी थ्योरम क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये विश्लेषण अद्वितीय है। और ये अभाज्य संख्याएं किसी भी क्रम की हो सकती है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको पढ़ के बता रही हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप 8 नंबर ले लो तो 2 गुना 2 गुना 2। 8 को आप कैसे व्यक्त कर सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2। ये तीनों आपके अभाज्य नंबर, ये 2 आपका अभाज्य नंबर है। तो 8 को आपने अभाज्य नंबरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब आप 15 ले लो, 15 आपका भाज्य संख्या है। इसको आप कैसे लिखोगे? 3 गुना 5। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये आपका गुणनफल हुआ, ये आपकी अभाज्य संख्या हुई। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अब आप कोई और नंबर ले लो, आप 33 को कैसे लिखोगे? 3 गुना 11। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और उनका गुणनफल। तो आपका ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो।
ठीक है। अब आप ये विश्लेषण अद्वितीय है। इस लाइन का क्या मतलब है? जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि होती है। इसको आप जो गुणनफल, ये जो विधि है 33 को अगर आपने 3 गुना 11 के रूप में लिखा है तो एक ही विधि है। इसका आंसर मैं भी यही लिखूंगी, आप भी ये लिखोगे, आपका फ्रेंड भी यही लिखेगा। तो इसको लिखने की केवल एक ही विधि है। 15 को 3 गुना 5, तो इसका आंसर मैं भी आपको यही दूंगी। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो अब भी आप भी यही बोलोगे, तो आप किसी और से पूछोगे उसका भी आंसर ये होगा। तो विधि इसकी एक ही है, तो इसके गुणनफल का जो आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा। तो इसका मतलब ये विश्लेषण अद्वितीय है, सबकी एक ही विधि है, सबका आंसर एक ही है। और ये अभाज्य संख्याएं किसी भी क्रम में हो सकती हैं, क्रम चेंज हो सकता है। मान लो मैंने 15 को 3 गुना 5 बोला, आपने 5 गुना 3 बोला, तो इसका क्रम बदल सकता है, बट ये आपका विधि यही रहेगी, आंसर यही रहेगा, लेकिन इसका क्रम बदल सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं अब आपको प्रश्नावली 1.2 का 6 सम समझाने लगी हूँ। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 एक भाज्य संख्या है। 13 इसमें से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, आपके पास क्या आया? 7 गुना 11 जमा 1। ये 13 बाहर निकाला तो ये बना 7 गुना 11 जमा 1, 11 7 70 जमा 1, 13 गुना 78। अब इसको इसके फैक्टर्स बना लो, इसके गुणनखंड बना लो, ठीक है। अब देखो, ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है, तो इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 एक भाज्य संख्या है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा ये एक भाज्य संख्या बन गई, क्योंकि इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा ये एक भाज्य संख्या है। अब इसको भी हमने बताना कि ये एक भाज्य संख्या है, तो इसको कैसे लिखोगे? 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 1। इसको गुना करके देखो, ये आ जाएगा 1008 जमा 1, 5 गुना 1009। अब इसके फैक्टर्स आगे नहीं बनेंगे, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। आधारभूत अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। ये अब आप यहाँ पर लिख लेना। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर इसी एक्सरसाइज का 1.2 का 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाली हूँ। जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? इसको पहले समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन में वो क्या रहा है। आपके पास 6n है, n ये एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब इसको मैं अगर 1 ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा 6 की घात 1, मतलब 6 बना। अगर मैं n को 2 ले लेती हूँ तो 6 की 2 बना, तो ये बना 36। अगर मैं n को 3 ले लेती हूँ तो ये 6 की 3 बना, ये बना 216। अब तुम देखो यहाँ पर
क्या किसी प्रकृत संख्या के लिए, प्रकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होती है? अब ये 0 पे कहीं पर समाप्त हुई? नहीं, तो ये कहीं पर भी 0 पे समाप्त नहीं हुई। तो इस चीज को हमने आधारभूत अंक गणित आधारभूत प्रमेय के द्वारा बताना है कि ये 0 से समाप्त नहीं होती। बट ये कैसे बताएंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। बट अभी इसको और समझने की कोशिश करो कि अगर ये 6 को हमने लिखा 2 गुना 3, 36 को लिखा हमने 2 गुना, आज 216 को कैसे लिखोगे? अगर कोई भी नंबर 0 से समाप्त होता है तो वहां पर एक 5 जरूर आना चाहिए, वो 5 से भाग जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये देखो, अगर 0 से ये समाप्त होता है तो 2 गुना 5, अगर ये 0 से समाप्त होता है 2, एक 5 आया। अगर 30 नंबर लेते हो 2 से, तो यहां पर भी 5 आया। तो जो नंबर 0 से समाप्त होते हैं, आप और भी लिख के देख लीजिए, तो हर जगह ये 5, 5 और 5 आ रहा है। तो जो नंबर 0 से समाप्त होते हैं वहां पर एक गुणनखंड 5 का जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा इसका हमने गुणनखंड बनाए तो कोई 5 नहीं आया, यहाँ पर भी गुणनखंड बनाए कोई 5 नहीं आया, यहाँ पर भी गुणनखंड बनाए कोई 5 नहीं आया। तो इसी चीज को अब हमने लिखना कैसे है वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी कि अगर कोई भी संख्या 0 से समाप्त होती है तो वहां पर 5 आना जरूरी है, बट यहाँ पर कोई 5 नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम बताएंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने लगी। अब आप इसको कैसे लिखोगे? यदि 6n, जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, यदि 0 अंक पर समाप्त होती है तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अब जैसे 6n है, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना रेज के ऊपर पावर n आ जाए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2 और 3 है, कोई 5 नहीं आ रहा यहाँ पर। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, वहां पर कोई 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो आधारभूत अंक गणित आधारभूत प्रमेय द्वारा ये अद्वितीय गुणनखंड है और इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता। इसलिए 6 की घात n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 4, और इस लेक्चर में मैं आपको समझाने लगी हूँ कि HCF और LCM को अभाज्य गुणनखंड की विधि से कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, HCF और LCM को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना।
अब इसका मैं एग्जाम्पल से इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करूंगी एग्जाम्पल द्वारा। उदाहरण 6। अब आपको उदाहरण 6 क्या है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख देती हूँ। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमने HCF निकालना है 6 और 20 का, और कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए, 2 गुना 3। 20 के अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। अगर आपको नहीं बनाने आते तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 2 गुना 2 गुना 5। तो आप इसको लिखोगे 2 की 2 गुना 5। इसका मतलब आपने 6 के बना लिए 2 गुना 3 और 20 के बना लिए 2 की 2 गुना 5। इसमें अगर आपने HCF निकालना है तो आप इसको, ये देखो, ये 2 है, ये 2 की 2 है, तो इसमें कॉमन जो नंबर आएगा, जो उभयनिष्ठ नंबर आएगा, वो 2 आएगा। उभयनिष्ठ नंबर 2 है, और इसमें जो छोटी घात है वो 1 है। यहाँ पर ये घात 1 है। इन दोनों में से छोटी घात को लिखोगे, 2 की घात 1। तो इसका मतलब इसका HCF 2 आ जाएगा। फिर से देखो, हमने यहाँ पर क्या किया? हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बना लिए और उसको घात के रूप में लिख लिया। घात के रूप में लिखने के बाद जो हमारे पास दो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसको आपने ऐसे ऐसे इसका मार्क कर लिया। और इसका मतलब इन दोनों में कॉमन जो वर्ड है, जो उभयनिष्ठ आपकी संख्या है, वो 2 है। 2 में छोटी पावर को देखोगे, छोटी घात को देखोगे, छोटी घात यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास HCF आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की घात 1 मतलब 2। अब इसका LCM लेना है। LCM में भी आप इसको देखोगे और इसमें बड़ी घात को देखोगे, 2 की 2। अब पहले हमने छोटी घात देखी थी, तो अब इसमें आप बड़ी घात देखोगे, तो वो आएगा 2 की 2। आप 3 को भी लिखोगे और 5 को भी लिखोगे, 3 गुना 5, ये आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 5, 7 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आपका LCM आ जाएगा 7। एक और हम देखते हैं, एक और करने की कोशिश करते हैं कि आपका उदाहरण 8 है। क्वेश्चन है आपका 6, 72 और 120। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आपने ज्ञात करना है। तो आप पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाओगे। देखो, 6 के बने 2 गुना 3, 72 के बने 2 की 3 गुना 3 की 2, और 120 के बने 2 की 3 गुना 3 गुना 5। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिए। अब आप इसको 6 को कैसे लिखोगे? 6 को लिखोगे 2 गुना 3। 72 को कैसे लिखोगे? घात के रूप में लिखिए, 2 की 3 गुना 3 की 2। 120 को कैसे लिखोगे? 2 की 3 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पर हम इसको देखने लगे। और यहाँ पर हम एक इसको ऐसे, ये देखो, अब अगर मुझे इसका HCF लिखना है तो कैसे लिखोगे? अब ये कॉमन जो उभयनिष्ठ यहाँ पर है, कॉमन एक तरह से समझ लीजिए कि कॉमन निकालना है आपने। तो कॉमन इसमें से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। या आप ऐसे कर लीजिए, आपकी यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है तीनों में कौन सा है? 2 है। उसकी में सबसे छोटी घात कौन सी है? 1।
तो ये आप यहाँ पर सबसे छोटी घात वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 की 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन जो नंबर आएगा, जो उभयनिष्ठ नंबर आएगा वो 3 आएगा, और उसमें छोटी पावर कौन सी आएगी? 3 आएगी, 3 आएगी। 5 को हम नहीं देखेंगे क्योंकि 5 अकेला इसमें है, बाकियों में नहीं है। तो हमने कॉमन वर्ड निकालना है, कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ वर्ड निकालना है और छोटी घात वाला निकालना है। तो आपका क्या आ जाएगा? 6। तो ये आपका HCF आ गया 6। अगर मुझे एलसीएम लिखना है, एलसीएम आप कैसे लिखोगे? यही आप इसमें वही उभयनिष्ठ आपका अभाज्य गुणनखंड कौन सा हुआ? 2। तो उसमें बड़ी पावर लिखोगे, बड़ी घात लिखोगे, तो 2 की 3। इसमें भी बड़ी घात लिखोगे, 3 की 2, साथ में ये 5 भी आएगा। तो HCF हो गया 6, LCM हो गया 360। अब मैं आपको प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सम समझाने लगी। आपने 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर आपने एक जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुना LCM के। अब हम 26 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 26 के बनेंगे 13 गुना 2 और 91 के बनेंगे 13 गुना 7। तो अब आपका इसका HCF निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो? कॉमन अभाज्य गुणनखंड देखोगे। तो HCF हो जाएगा ऑफ 26 और 91 का HCF हो जाएगा 13। अब आपका LCM हो जाएगा 26 और 91 का जो LCM होगा वो 13, क्योंकि इसमें छोटी पावर, दोनों की पावर 1 है, दोनों की घात 1 है, तो ये 13 आया। अब LCM में भी ये 13 आएगा क्योंकि एक घात 1 ही है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 घात है, तो ये 13 गुना 2 गुना 7, तो 182 आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है? जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी है? 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास आ जाएगा 26 गुना 91 और इनका HCF क्या आ जाएगा? HCF है 13 और LCM है 182। तो ये इनकी गुना करोगे और इनकी गुना करोगे, वो दोनों आपस में, इनकी गुना आएगी और इनकी भी गुना ये आएगी 2366। अब दोनों बराबर आएगी। इसका मतलब अगर हमने दो संख्याएं, एक 26 और 91, इनका इनको गुना किया और उधर से हमने उनका जो HCF और उनका LCM आपस में गुना किया, तो वो दोनों चीजें आपस में बराबर आएंगी, दोनों संख्याएं आपस में बराबर आएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। एक हमारा ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिख देती हूँ। मान लो दो संख्याएं A और B है, ठीक है। अब इनका जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा A गुना B, ये HCF ऑफ A और B का जो HCF होगा गुना LCM A और B का जो LCM होगा उनकी गुना के बराबर आएगा। तो ये आपकी एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है। ये HCF ऑफ AB का HCF है, ये AB का LCM है। तो अगर इनकी गुना करते हो और इनकी गुना करते हो तो वो बराबर आएगी। अब देखो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाता है। मान लो मुझे ये LCM निकालना है, मेरे पास HCF दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो मैं LCM के लिए क्या फॉर्मूला बना दूंगी? A गुना B, इसको अगर डिवाइड कर दोगे HCF AB के HCF से, तो आपके पास LCM आ जाता है। तो अगर आपके पास तीन चीजें आपके पास है, A भी आपके पास है, B भी आपके पास है और HCF AB का HCF भी आपके पास है, तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो आप इसका LCM निकाल लोगे। A गुना B को HCF AB के HCF से अगर भाग करते हो तो आपके पास AB का LCM आ जाता है। तो कहीं कहीं हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आपका LCM निकालने के लिए। अब मैं आपको एक सम करवाने लगी हूँ नेक्स्ट पेज पर।
आपका ये एग्जाम्पल 7 है, उदाहरण 7 है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। ये उदाहरण क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब मैं ये लिख देती हूँ, का पहले एचसीएफ निकालना है, फिर उसने बोला है कि फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हम वो फॉर्मूले से इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड आप बना लीजिए पहले। तो 96 को आप कैसे लिखोगे? अगर आपको एकदम नहीं समझ आता तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दो की 5 गुना 3। इसी तरह से 404 के बनेंगे 2 की 2 गुना 108। मैं इसको मिटा देती हूँ। अब आपके पास इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 और उस पर छोटी पावर लिखोगे, छोटी घात लिखोगे, 2 की 2, आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपने इसका एलसीएम लिखना है। एलसीएम 96 और 404 का। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आपके पास ए नंबर है, ये आपके पास बी है, और ये आपका पास एचसीएफ ए और बी का है। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से 96 हुआ गुना 404 हुआ ए गुना बी, और एचसीएफ क्या आया? 4। आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा। तो आप इस विधि से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हो। पहले आपने अभाज्य गुणनखंड किए, फिर आपने इसका एचसीएफ निकाला, और फिर आपने फॉर्मूले के साथ इसका एलसीएम निकाल दिया। प्रश्नावली 1.2 का चौथा। ये क्वेश्चन क्या है आपका? एचसीएफ 306 और 653 का एचसीएफ गिवन है, 9 दिया हुआ है, और इसका आपने एलसीएम ज्ञात करना है। ये आपने ज्ञात करना है। क्या लिखोगे? 306 गुना 653 एचसीएफ आपका 306 और 653। अब आपके पास ये दिया ही हुआ है 9। अब इसको काट लो। गुना करने पर ये आ जाएगा ये नंबर। यहाँ पर मैं एक प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सम करने लगी हूँ। 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब 12 के आपने अभाज्य गुणनखंड बना लिए। 15 के भी बना लो। तो मैं 3 यहाँ लिख लेती हूँ और 5 यहाँ लिख लेती हूँ। 21 के बना लो, 3 गुना 7। तो 3 मैं यहाँ लिख लेती हूँ और 7 यहाँ लिख लेती हूँ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? दो की 2 भी आएगा और यहाँ पर 3 ही आएगा, जो कि बड़ी पावर यहाँ पर सभी पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 ही लिखोगे। गुना 5 गुना 7, बाकी के सारे गुणनखंड लिखे जाएंगे। 400 कि वो जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। आप यहाँ पर नहीं कह सकते
कि इन संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर ये चीज लागू नहीं होगी। जहां पर 3 नंबर होते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगी। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि 12 3 संख्याएं हैं, 12 गुना 15 गुना 21। इसको अगर आप इनका एचसीएफ लेते हो, इनका एचसीएफ 3 गुना 420, एचसीएफ आपका 3 हो गया और एलसीएम 420 हो गया, तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो ये चीज आपस में बराबर नहीं आएगी। तो यहाँ पर वो फार्मूला आपका 3 संख्याओं में ये फार्मूला आपका अप्लाई नहीं होता। सवाल आपको इसीलिए समझाने की कोशिश किया कि आपको ये बताने के लिए कि तीनों नंबरों का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं आता। तो ये 2 संख्याओं पे लागू होता है, 3 संख्याओं पे लागू नहीं होता।